नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले सरकती हुई जमीन। क्या प्रदेश में जोगी कांग्रेस की जमीन सरक रही है, खिसक रही है, हिल रही है? कुछ ऐसी खबर है जहां एक के बाद एक विधायकों का मन बदल रहा है। दो विधायकों ने पहले ही अपनी मंशा जता दी और अब जेसीसीजे विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने रमन सिंह से मरवाही में मुलाकात की है। दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। बंद कमरे में हुई बातचीत, सवाल यही, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस मुलाकात के मायने क्या? तो जोगी कांग्रेस, पहले से ही ये इरादे लगभग जोगी कांग्रेस की तरफ से जाहिर किए जा रहे थे। बीजेपी की तरफ से पहली बार ऐसा हो रहा है। हर बार ये आरोप लगते रहे कि जोगी कांग्रेस बी टीम है भाजपा की, और अब ये बात निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, और ये सियासी खिचड़ी है जाहिर तौर पर। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बड़ा मायने रखती है ये मुलाकात, खास तौर पर जोगी कांग्रेस के अस्तित्व के लिहाज से। देखिए ललित, जिस तरह से मुलाकात हुई है, क्योंकि अभी जोगी कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें से दो विधायक वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और दो विधायक में एक रेणु जोगी तो खुद अजीत जोगी की, जो स्वर्गीय अजीत जोगी है, उनकी पत्नी है। तो बचे धर्मजीत सिंह जो विधायक दल के नेता हैं जोगी कांग्रेस के, उन्होंने जिस तरह से बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की है, बातचीत की है, लंबी मुलाकात हुई है, तो इसके कई सियासी मायने हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है ललित, इससे पहले भी मुलाकात धर्मजीत सिंह और रमन सिंह की मुलाकात हो चुकी है और लंबी मुलाकात हुई थी। तब भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उस समय अजीत जोगी जीवित थे, तो उनकी बात को मानते हुए धर्मजीत सिंह ने इस बात को नकारा था कि हाँ, मुलाकात हुई थी, वो अनौपचारिक बातचीत हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से मरवाही में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर जो राजनीतिक उठा पटक है, दांव पेच है, वो लगातार खेले जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, चाहे विपक्ष की बीजेपी की तरफ से हो। और रही बात जोगी कांग्रेस की, 2016 में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय अजीत जोगी ने इस पार्टी का गठन किया था, और उसके बाद में 2018 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 विधायक जीत के आए, उसमें अजीत जोगी खुद जीत के आए थे। अभी जिस तरह से वो नहीं रहे, तो मरवाही विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से लगातार जिस तरह से, चाहे प्रमोद कुमार शर्मा हो, चाहे वो देवव्रत सिंह हो, देवव्रत सिंह ने भी, और प्रमोद कुमार जो विधायक हैं जोगी कांग्रेस के, दोनों विधायकों ने साफ तौर से मंशा जाहिर की है कि वो कांग्रेस की रीति नीति से काफी ताल्लुक रखते हैं और उसमें वो जा सकते हैं, और पुराना संबंध है कांग्रेस के साथ में, उन्होंने ये भी कहा है। तो अब ये माना जाए कि जिस तरह से जोगी कांग्रेस के जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, धर्मजीत सिंह ने मुलाकात की बीजेपी से, और साथ ही क्योंकि रमन सिंह अभी मरवाही के में अपना पूरी तरह से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर अपनी जो सभाएं कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि जिस तरह से ये सभाएं और जिस तरह से गणित है, क्योंकि जोगी कांग्रेस का जो वोट बैंक है जिस तरफ जाएगा वो पार्टी का पड़ला भारी होगा। क्योंकि 2018 में क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले अजीत जोगी थे वहां से, उसके बाद दूसरे नंबर बीजेपी थी, तीसरे नंबर पर वहां पर कांग्रेस रही थी। लेकिन अब सत्ता में कांग्रेस है, सत्ता में कांग्रेस रहने से लगातार मुख्यमंत्री वहां पर अपना कैंप लगाए हुए हैं, सभाओं पर सभाएं ले रहे हैं। कल भी उनकी 3 सभाएं हैं, आज भी 2-3 सभाएं वहां पर हुई हैं, और रैली भी उन्होंने को संबोधित किया है। तो लगातार जिस तरह से, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, रमन सिंह की भी साख दांव पर है, उनको भी ये अगर उपचुनाव में जीतते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी पहुंच है उसको भी तवज्जो दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जो गति हुई थी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में, यहाँ पर 15 सीटों पे सिमट के रह गई थी बीजेपी। उसके बाद में एक बाई इलेक्शन हुआ दंतेवाड़ा का। चलिए, मैं इस वक्त आपको रोकना चाह रहा हूं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर हमारे साथ प्रकाश चंद्र होता साहब जुड़े हुए हैं। दरअसल ये जो मुलाकात है, ये भले ही मरवाही के इस दंगल में बड़ी बारीक हो, महीन हो, पर सियासत में इसके बड़े गहरे मायने हैं। उन्हीं को बहुत बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, ये मुलाकात हुई, पहला छत्तीसगढ़ में जो मरवाही में उपचुनाव है उस पर इसका असर, दूसरा पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत पर इसका असर। प्रकाश जी। ललित जी, अगर गाना मुझे याद आ रहा है कि ये मुलाकात बस एक बहाना है। पहले से सब कुछ है। बातें अगर करेंगे, देखिए मैं 2-3 चीजों की ओर इशारा करूंगा, यहाँ सीधे बात रखूंगा। देवव्रत सिंह कहते हैं हमारे खून में कांग्रेस है, कांग्रेस ने मेरे परिवारजनों को इज्जत दी है। प्रमोद शर्मा भी
लगभग यही बात दोहराते हैं कांग्रेस जाने की। 4 में से 5 विधायक जीते थे, अजीत जोगी का निधन हो गया, बचे 4, उसमें से एक है रेणु जोगी जो अजीत जोगी की धर्मपत्नी है। उनको अगर छोड़ दे तो अगर ये जो बात करे देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा, दोनों ने इच्छा जाहिर कर दी है कांग्रेस में जाने की। देवव्रत सिंह भी इसी बात को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और भूपेश बघेल ने क्या कहा उस वक्त? भूपेश बघेल का बातें थी कि मैं नहीं चाहता दल बदल कराना, पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी पार्टी में कौन आएगा जी। यानी कि बातें हाईकमान के पास पेंडिंग है, जोगी कांग्रेस के बड़े नेताओं का विलय का। वही धर्मजीत सिंह भी जाना चाहते थे, पर इन लोगों ने जो व्यक्तिगत टिप्पणियां उस वक्त की थी भूपेश बघेल के खिलाफ, पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते उनके खिलाफ जो जमीन को नपवाए थे, उनके मिसेज को और इनके खिलाफ जो एफआईआर किया, ईओडब्ल्यू में जाके जिस तरह से परेशानियां की और जिस तरह से बातें रखी गई थी, कुछ नेताओं पे ये पाबंदियां लगाई गई। उनसे कहा गया था जो उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष के यानी भूपेश बघेल के खिलाफ जो व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी वो माफी मांग लीजिए, आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। इसी बीच में धर्मजीत सिंह का रमन सिंह से मुलाकात होती है। अजीत जोगी के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसी के कारण बनवारी लाल अग्रवाल को विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से हटाकर सदन में धर्मजीत सिंह को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था 2000 से 2003 के बीच में। वैसे भी धर्मजीत सिंह विद्याचरण शुक्ला के टोली में थे जब ये पूरी बातें चल रही थी। उस वक्त मुख्यमंत्री अजीत जोगी होंगे कि कौन होंगे, तो अब एक गुट चाहता है पूरे कांग्रेस पे विलय हो जाए। धर्मजीत सिंह व्यक्तिगत रूप से शायद रमन सिंह से प्रभावित है, और क्योंकि कांग्रेस में उस तरह का खुली नहीं न्योता मिल रही है तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ये स्थिति है जी। ये बात सही है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला बढ़ाना है। हर कोई अपने तरीके से सिलसिले को सियासत के मद्देनजर आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अपने आखिरी दौर में चल रहा है। दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल 2 दिनों से मैदान में डटे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने आज भी सभाओं को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही अपनी जीत का कांग्रेस ने दावा भी किया है। लीजिए, मरवाही के महासंग्राम में लगातार बदलती हुई परिस्थितियां और किस तरीके से निशाने साधे जा रहे हैं मरवाही के महासंग्राम में, उससे ज्यादा जरूरी यह है, मुद्दों से इतर या निशाने जो साधे जा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं मरवाही के महासंग्राम में। बाईस महीने के जो कार्यकाल है उसका परीक्षण मरवाही उपचुनाव में होगा और हमें पूरा विश्वास है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसमें चुनाव हम जीतेंगे। और लगातार इससे निश्चित रूप से हम लोगों को एक बल मिलता है और आने वाले चुनाव की तैयारी हमको किस प्रकार से किस दिशा में हमको काम करना है, आम जनता की आवश्यकता क्या है और किस प्रकार से काम वो चाहते हैं, ये निश्चित रूप से इस बात से पता चलता है। 15 साल के वो अपनी उपलब्धि बताएं कि उन्होंने किया क्या है। 22 साल की उपलब्धि की तो पूरा हम बता रहे हैं और उसके आधार पे वोट मांग रहे हैं। 15 साल की उपलब्धि मरवाही में उन्होंने किया क्या है। एक जिला तक तो नहीं बना पाए मरवाही को। एक उप तहसील कार्यालय यहाँ बस्ती बगरा में खोलना था, वो नहीं खोल पाए। तो वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं। उन्हें तो ये अपनी बात कहने, वो अपनी बात तो कहे, अपनी बात कहने का साहस भी नहीं है। रमन सिंह जी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो रायपुर से लाए। उनके प्रत्याशी का जन्म जरूर यहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ से कोई सरोकार नहीं। वो रायपुर में रहते हैं, वहीं हॉस्पिटल बनाए हैं। और ये हमारा जो प्रत्याशी है, भले वो दूसरे जिले में पैदा हुआ हो, लेकिन 20 साल से मरवाही क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। और पूर्व सीएम रमन सिंह ने मरवाही के नवा गांव में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। और अपने संबोधन के दौरान रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने यह भी कहा कि मरवाही में कांग्रेस की हार होगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी कैबिनेट ने मरवाही में डेरा डाल दिया है। उन्होंने यह भी कहा
कि कांग्रेस जोगी सरकार, जोगी परिवार का, माफ कीजिएगा, जोगी परिवार का अपमान कर रही है। और कांग्रेस के तो ये हालत हो गई है, ये चुनाव ला देख के उधर हाथ गोड़ फूला थे, काबर फूला थे जल्ला बता, अतका डर गए है कांग्रेस है ये चुनाव में कि अपन पूरा के पूरा टीम 50 विधायक लगा है चुनाव में, 50 विधायक, 10 मंत्री और मुख्यमंत्री 3 दिन ले डेरा डाल के रखा है कि मरवाही हाथ से जाने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक के नाते जन जन में उखर भाव जुड़े हैं और ओला यदि आज ये बात के एहसास उखर परिवार ला, रेणु जी ला, अमित जी ला, उखर पत्नी ला ये बात के अपमान महसूस होते कि चुनाव लड़ने से रोकना एक प्रक्रिया है, चुनाव रोक दिए वहां तक तो ठीक है, मगर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के इतना अपमान भी ठीक नहीं है। उखर पोस्टर और पॉम्पलेट निकाल निकाल के आग लगाए जाते, ये बर्दाश्त के बाहर है पूरे छत्तीसगढ़ के मरवाई। और इधर एमपी के चुनावी रण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी आज उतरे। सीएम ने अनूपपुर के जैथरी में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां जनता का उत्साह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को एक बार फिर से कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है, लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। और इस बीच भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह को लेकर जमकर हमला बोला। जो बिक गया वो भी हमारे साथ विधायक और मंत्री थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि व्यक्ति बुढ़ापा अपना खराब कर लेगा। आखिर आदमी राजनीति में आता क्यों है? इसलिए कि विचारधारा से, इसलिए कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, इसलिए क्षेत्र का विकास करना है। और उस सब के पीछे एक और मनसा होती है, नाम हो जाए। रावण त्रेता युग में माता सीता का हरण किया था और वो कलंक आज तक के है। रावण के वंशज उस कलंक को नहीं धो पाए, तो बिसाहूलाल जी आपने जो बुढ़ापे में जो कलंक किया है, जो पाप किया है, आपके पीढ़ी भी नहीं धो पाएंगे। अनूपपुर की जनता माफ नहीं करेगी आपको, मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबर बलरामपुर से, जहां 2 ग्रामीणों की मौत भालू के हमले में हो गई है। जंगल में लकड़ी काटने के लिए ये भालू गए थे और उसी दौरान ग्रामीणों पर इस भालू ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राजपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, भालू के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत। राजपुर वन परिक्षेत्र में ये लकड़ी काटने के लिए ग्रामीण गए हुए थे और उसी दौरान भालू ने इन पर हमला कर दिया। 2 ग्रामीणों की मौत। इधर राजधानी में क्वींस क्लब का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। जोगी कांग्रेस के विधायक से लेकर बीजेपी के विधायकों ने भी इस मामले को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने क्वींस क्लब को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मजीत सिंह का कहना है कि क्वींस क्लब के सामने से जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे विधायकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्वींस क्लब में अवैध काम संचालित होते हैं। उन्होंने सरकार से क्वींस क्लब के संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहाँ का जो बार है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, वैसे ही होटल ठंडा पड़ जाएगा। तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ गोली चल रही है, हमारी सुरक्षा का भी मामला है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब सरकार में ही बैठे हुए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधायकों का रास्ता बंद हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और स्थिति क्या होगी। इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोलना तेज कर दिया है। वहाँ पे नशा शराब और वहाँ पे
चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष जी कहना चाहिए कि उसका संचालन ठीक से करें। अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को, ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि क्वींस क्लब ने अगर कोई गलती की होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवास एवं पर्यावरण मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी ने, जिसके पास ये क्वींस क्लब और हाउसिंग बोर्ड का पूरा मामला है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई वहां गलती हुई होगी तो कार्रवाई सख्ती से किया जाएगा। राजधानी में सख्त लॉकडाउन के बीच 27 सितंबर को रायपुर के क्वींस क्लब में रसूखदारों ने पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस अब तक इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और क्लब को सील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि इस वारदात के बड़े दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। इधर ड्रग सप्लाई मामले में रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। विदेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुंबई से नाइजीरियन नागरिक पैट्रिक यूबीके बाउको को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पकड़े गए मुंबई के राइडेन बथेलो से पूछताछ में पैट्रिक का नाम सामने आया था और उसके बाद रायपुर पुलिस ने जाल बिछाकर पैट्रिक को गिरफ्तार किया। पुलिस का यह कहना है कि इस मामले की मुख्य कड़ी पैट्रिक ही है। इसी के द्वारा राइडेन बथेलो, श्रेयांश झाबक, इनके जरिए छत्तीसगढ़ में कोकीन खपाया जा रहा था। पुलिस को पैट्रिक के भाई की भी तलाश है जो उसका सहयोगी था। रायपुर से ही इस मामले में करीब 4 और आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। थाना कोतवाली में एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है जो 30 सितंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें श्रेयांश झाबक और विकास बंछोर ये अरेस्ट हुए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और आज जो 16वां व्यक्ति है जो कि नाइजीरियन है और ये महाराष्ट्र का हाल में रहने वाला है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे यहाँ MDMA और कोकीन की सप्लाई करता था। उसका जो अंतिम व्यक्ति है जो यहाँ सप्लाई करता था। इस प्रकार से एक ड्रग्स का जो हमने एक अभियान चलाया ड्रग्स के विरुद्ध, उसमें महत्वपूर्ण सफलता हमको मिली है और इसके चैन को हमने तोड़ने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ के सबसे मोस्ट वांटेड और दुर्दांत नक्सली हिडमा की मान में बीजापुर पुलिस ने अब दस्तक दे दी है। इन दिनों लाल आतंक यानी नक्सलियों की राजधानी माने जाने वाले पामेड़ और धर्माराम में बीजापुर पुलिस कैंप खोलने में जुटी हुई है। लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और गोलीबारी के बीच बीजापुर के एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और इस कैंप को व्यवस्थित करने में जुटे हैं। इस कैंप से बीजापुर की जीवनदायिनी नदियों में से एक चिंता बागू नदी लगी हुई है। इस नदी के पार से हर रोज जो नक्सली हैं वो सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करते हैं। बावजूद इसके जवान कैंप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। इलाकों में नक्सलियों की क्या मौजूदगी हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। सर इसमें ब्रिज कब तक बन जाएगी और क्या है सर इसमें रणनीति कुछ? लगभग साल भर के अंदर जो है इसमें ब्रिज निर्माण हो जाएगी। सरकार द्वारा राज्योत्सव नहीं मनाने के फैसले पर बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने राज्य सरकार को घेरा है। उपासने ने कहा कि जब राज्य सरकार के द्वारा सीएम हाउस समेत अन्य जगहों पर बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, चुनावी सभाओं में भी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हो रहे हैं, भव्य रूप में सभाएं हो रही हैं, लेकिन राज्योत्सव से सरकार अपने कदम जो है वो पीछे क्यों खींच रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्योत्सव मनाया जा सकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करना, उसकी पूर्ति करना और अपने आला नेताओं को दिखाकर अपनी पीठ थपथपाना, इसके अलावा इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कदापि ये उत्सव किसी के घर पर बंगले पर न मनाया जाए, अपितु इसको सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ियों के बीच में मनाया जाए, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के बीच में मनाया जाए, छत्तीसगढ़ियों के हाट के रूप में हाट के बीच में मनाया जाए और छत्तीसगढ़ियों की आर्थिक स्थिति समृद्ध। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।